आगे हमारे पास है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। चलो इसको हम देखते हैं बच्चों। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, यहाँ पर हमें नाम याद करना है एक जर्मन नेचुरलिस्ट का, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो साउथ अमेरिका के जंगल्स थे उनको एक्सप्लोर किया और एक हमारे लिए एक ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है वो देखना कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है ना, एज वी एक्सप्लोर द एरिया, ठीक है, वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होती है। ओके, स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होती है, यानी कि जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज भी इंक्रीज होगी, बट ओनली अप टू अ लिमिट, केवल एक लिमिट तक, है ना। जैसे यहाँ पर देखो हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ तक तो हमारी स्पीशीज ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे लिए यहाँ तक तो ऑलमोस्ट बढ़ रहा है। बट इसके बाद अगर हम और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक हमारे लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है यहाँ पर, जिससे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने एरिया में कितनी स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी या कितनी स्पीशीज या कितनी बायोडाइवर्सिटी वहां पर बढ़ेगी। ओके, तो याद क्या करके चलना है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का नाम याद रखना है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि विद इन अ रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस with increasing explored area but only up to a limit, but only up to a limit। ठीक है, उसकी एक लिमिट है, उसके आगे स्पीशीज रिचनेस हम एरिया को बढ़ा भी देंगे तो भी स्पीशीज रिचनेस नहीं बढ़ेगी। ओके, इसको देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम जहाँ बैठे हैं, किसी एक स्कूल के अंदर बैठे हैं, ठीक है, इस स्कूल को एक किसी शहर के अंदर मान लेते हैं, एक विलेज के अंदर मान लेते हैं, तो एक हमारा गांव है जिस गांव के अंदर एक स्कूल है। अब यहाँ कितने तरह के प्लांट्स हैं, कितनी तरह के एनिमल्स हैं, थोड़ा सा आप इमेजिन कर लो। अब हम थोड़ा सा गांव से बाहर निकलते हैं, हम शहर में पहुंच गए, किसी शहर के अंदर ये स्कूल होगी, है ना, गांव किसी शहर के अंदर होगा, तो हम किसी एक बड़े शहर में पहुंच गए। अब यहाँ पर सपोज एक हमारे पास नदी भी बहती है और इस शहर में हमारे पास एक जंगल भी है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ स्पेशल एनिमल्स हैं जो सिर्फ पानी के अंदर होंगे, कुछ स्पेशल एनिमल्स यहाँ होंगे जो सिर्फ इस जंगल के अंदर रह रहे होंगे, तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई। अब हम चलते हैं, शहर से थोड़ा बाहर चलते हैं और हम एक डिस्ट्रिक्ट में आ गए, पूरे एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए, है ना। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम देखें तो हमारे पास बहुत स्पेशल, कहीं पहाड़ी एरिया भी है और कहीं पे ग्रास लैंड भी है, तो हमारे पास अगेन स्पीशीज, अलग अलग तरह के स्पीशीज के लिए नए नए हैबिटेट्स बन गए, है ना। तो जैसे जैसे हमने एरिया बढ़ाया हमारे पास में तरह तरह के हैबिटेट्स बढ़ने लगे, यानी कि अलग अलग इकोसिस्टम्स बढ़ने लगे और स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ने लगी। लेकिन ये सब कब तक होगा, एक लिमिट तक, उसके बाद में कोई भी एरिया में या हैबिटेट में या इकोसिस्टम में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और जब इकोसिस्टम या हैबिटेट में वेरिएशन नहीं आएगा तो नई तरह की स्पीशीज नहीं आएगी। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ओके, आगे चलते हैं और देखो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने आपको भी बता दिया था, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया, स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया रिलेशनशिप, तो स्पीशीज एरिया एंड रिचनेस के जो स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया की जो रिलेशनशिप है
उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो ये याद रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो ग्राफ हमारे पास आता है दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम इसी रिलेशनशिप को, स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया के रिलेशनशिप को अगर हम लॉग स्केल पे रिप्रेजेंट करें, दिस इज द लॉग स्केल, लॉग स्केल पे रिप्रेजेंट करें, तो यही रिलेशनशिप जो अभी हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दिखाई दे रही है, यही रिलेशनशिप हमारे पास में लीनियर फॉर्म में दिखाई देगी। तो ये देखो, एक लीनियर, अपन को एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया के बीच में, और ये कौन से स्केल पे, दिस इज ऑन द लॉग स्केल। तो यहाँ पर बच्चों दो क्वेश्चंस छुपे हुए, एक क्वेश्चन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर और एक क्वेश्चन हमारे पास छुपा हुआ है लीनियर रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, तो ये दोनों चीजों को हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, लीनियर रिलेशनशिप ऑन अ लॉग स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर। ओके, ये अपने को याद रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमें याद रखने हैं दो फॉर्मूले, s इक्वल्स टू सी ए टू द पावर z। लॉग स्केल पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, लॉग s इक्वल्स टू लॉग c प्लस z लॉग a। और यहाँ पर ये s, c और a क्या रिप्रेजेंट करता है, वो देखो, s इज द स्पीशीज रिचनेस, a इज द एरिया, c इज द y इंटरसेप्ट। ओके, एंड व्हाट इज द z, z क्या है, z इज द स्लोप ऑफ द लाइन, इट इज नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो ये टर्म अपने को याद रखनी है, z रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि जो हमारा स्पीशीज और एरिया के बीच में रिलेशनशिप है, स्पीशीज एंड एरिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको, उसकी लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा ये एरिया वापस साफ किया है, अभी इसको अपन यहाँ पर समझते हैं। देखो कैसे स्लोप ऑफ द लाइन को समझते हैं, z को समझते हैं। अभी अपने को ये लाइन ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस लाइन को कुछ ऐसे ड्रॉ करती हूं और मैं इसको लाइन a लिख रही हूं, और एक लाइन में और ड्रॉ कर रही हूं और इसको मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा है लाइन b। क्लियर? तो मेरे पास मैंने दो लाइन बनाई है, लाइन a एंड लाइन b। तो देखो, इन दोनों लाइंस में से स्लोप किसका ज्यादा है, तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारी लाइन b है इसका जो स्लोप है दैट इज मोर देन द लाइन a, लाइन बी का स्लोप ज्यादा है। अब जरा हम इस रिग्रेशन कोफिशिएंट को समझने की कोशिश करते हैं कि z की हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। यहाँ पर एक सिंपल, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उस एग्जाम्पल से आप इसको समझने की कोशिश करना। मैंने इस एक एरिया लिया पर्टिकुलर, ये ओके, दिस एरिया पर्टिकुलर एक एरिया लिया, इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं स्पीशीज रिचनेस को देखने जा रही हूं। तो मैं y इंटरसेप्ट देखती हूँ, मैंने इसको ऐसे बढ़ाया और ये देखो, ये एरिया, ये और ये इसका स्पीशीज रिचनेस, और लाइन स्लोप a, ये जो लाइन a है इसके लिए स्पीशीज रिचनेस ये, ओके, और फॉर लाइन b दिस इज दिस वन। तो यहां पर आप बच्चों दोनों इसको कंपेयर करो, इफ द स्लोप मीन्स इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज मोर, अगर स्लोप लाइन का ज्यादा है लाइन बी, तो उसकी स्पीशीज रिचनेस भी ज्यादा होगी। इट स्लोप इज मोर मीन्स स्पीशीज रिचनेस इज मोर, और अगर स्लोप कम है इट मीन्स द स्पीशीज richness is less if the slope is lesser। इस रिलेशनशिप को आप इस ग्राफ में समझ पा रहे होगे, है ना। अब इसी रिलेशनशिप के ऊपर अगला क्वेश्चन बनता है। तो देखो z की वैल्यू क्या है, ये बहुत मैटर करती है, z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बहुत मैटर करता है।
तो ये पॉइंट्स यहाँ से याद रखना। Z रिप्रेजेंट द रिग्रेशन कोफिशिएंट, दिस स्टैंड्स फॉर द स्लोप ऑफ द लाइन। If the slope is more, it means the species richness is more in the particular area. अब इसको इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया और बिल्कुल इस पैराग्राफ के अंदर से हम लोग दो वैल्यूज को याद करते हुए चलेंगे। फर्स्ट वैल्यू इज द रेंज ऑफ Z is between 0.1 to 0.2 एंड सेकेंड वैल्यू इज 0.6 to 1.2। ये दो वैल्यूज बिल्कुल याद कर लेना। और यहाँ से मैं एक दो लाइंस भी आपको बिल्कुल याद करवाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो अब इसको समझते हैं। ये जो दो रेंज यहाँ दे रखी है, दो वैल्यूज दे रखी है, ये किस लिए दे रखी है इसको समझते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू इकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक स्टडी करी, उन्होंने डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स लिए। ठीक है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स भी डिफरेंट थे और उनका जो एरिया था स्टडी का वो भी अलग अलग था। ठीक है, तो अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को उन्होंने अलग अलग एरियाज में स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल कैसे, प्लांट्स इन ब्रिटेन, तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या है प्लांट्स, एरिया क्या है ब्रिटेन। बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, एरिया है कैलिफोर्निया, टैक्सोनॉमिक ग्रुप है बर्ड्स। मॉलस्क इन न्यूयॉर्क, तो एरिया है न्यूयॉर्क, टैक्सोनॉमिक ग्रुप है मॉलस्क। सो दे स्टडीड द डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इन डिफरेंट एरियाज। और उनको उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, द फाइंडिंग वाज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन वर अमेजिंगली सिमिलर, यानी कि चाहे प्लांट्स और ब्रिटेन का इन्होंने कोई एक एरिया लेके प्लांट की स्पीशीज रिचनेस निकाली, या इन्होंने कैलिफोर्निया में बर्ड्स की स्पीशीज को देखा, या न्यूयॉर्क में मोलस्क की स्पीशीज को स्टडी किया, इनको हर बार जो स्लोप मिला वो बिल्कुल एक जैसा मिला। यानी कि इन्होंने 3 ग्राफ बनाए और तीनों ग्राफ को, इन तीनों ग्राफ में इनको जो ये लाइन थी यानी कि जो Z की वैल्यू थी स्लोप ऑफ द लाइन, वो इनको सिमिलर मिला। क्या था उसकी वैल्यू क्या थी, 0.1 to 0.2। ठीक है, तो पहला तो ये कि Z की वैल्यू किसके बीच में रेंज कर रही है, 0.1 to 0.2 के बीच में। अब एक सेकंड स्टडी, ठीक है, एक स्टडी तो ये हो गई, सेकंड स्टडी। अच्छा, ये स्टडी क्या शो कर रही है, ये एक नैरो एरिया को शो करती है। एक नैरो एरिया यानी कि हम एक छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, हमने एक सिटी ले लिया, एक जगह ले ली, वहां के हमने स्टडी कर लिया। बट अब हम इस अपने एरिया को इंक्रीज कर दें, एरिया को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, एरिया को इंक्रीज कर दें। अब हम ब्रिटेन, कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहे, अब हम पूरे के पूरे किसी एक कॉन्टिनेंट की बात करें, कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हमने क्या कर दिया, हमने इंक्रीज कर दिया एरिया को। ओके, इंक्रीज कर दिया एरिया को। तो हमबोल्ट ने क्या कहा था, इफ वी इंक्रीज द एरिया स्पीशीज रिचनेस विल इंक्रीज। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज यहां पर देखने को मिली। जैसे ही हमने एक लार्जर एरिया में स्टडी करना शुरू किया तो वैसे ही हमारा ये जो स्लोप था, Z की वैल्यू जो थी, वो हमें, ये स्लोप हमें और ज्यादा स्टीपर मिला, और ज्यादा स्टीपर मिला। इट मीन्स Z की जो वैल्यू थी, स्लोप की जो वैल्यू थी, वो इंक्रीज हो गई 0.1 से 0.2 की जगह बढ़कर हो गई 0.6 से 1.2। ओके, तो हमबोल्ट का जो कंसेप्ट था वो भी यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से आप ये देख लो, उनकी जो हाइपोथेसिस थी वो यहाँ पर ट्रू हो गई कि जैसे ही हमने एरिया को इंक्रीज किया, हम एक लार्ज कॉन्टिनेंट को स्टडी करने लगे, वी विल फाइंड अ डीपर और स्टीपर स्लोप, हमें एक स्टीपर स्लोप मिला। इट मीन्स वहां जैसे ही हमने एरिया को बढ़ाया वैसे ही स्पीशीज रिचनेस भी बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। ओके, तो बच्चों ये जो दो वैल्यूज है 0.6 से 1.2, 0.1 से 0.2, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं और इसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, ये चीज आपको यहाँ से अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा है, इफ द स्लोप इज फाउंड 1.15,
ठीक है। तो व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन दिस कंटेस्ट, आप अब इससे आप क्या स्टेटमेंट जनरेट करोगे कि अगर हमारे स्लोप की वैल्यू 1.15 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां पर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है। हम स्पीशीज रिचनेस की बात करेंगे तो जितना ज्यादा स्टीपर होगा उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस हमें वहां पर मिलेगी। अब ये 1.15 इसके अप्रोक्सीमेट 1.2 के अप्रोक्सीमेट एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। तो फॉर एग्जाम्पल द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15, यानी कि वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स की जो स्पीशीज रिचनेस है दैट इज मोर, वो ज्यादा है। चलो तो यहां से बच्चों हमारा एक पूरा ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। टॉपिक क्या था हमारा? पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को पढ़ा, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमने उनको डिस्कस किया, और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बेस पे जो क्वेश्चंस आ सकते थे हमने उनको यहाँ पर डिस्कस किया।